स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके कहने पर एक बहुत बड़ी कहानी, जिसके आपको 6-7 पार्ट सुनने को मिलने वाले हैं। कहानी बहुत बड़ी है तो आपका फुल मनोरंजन होने वाला है। ये एक डरावनी और भय कथा है जिसका नाम है बंदिस्त, एक रहस्य और भय कथा। कहानी के लेखक हैं श्री अर्जुन तपस्वी। दोस्तों, इस कहानी में एडवेंचर तो है ही, साथ में बहुत से रहस्य भी हैं। सस्पेंस थ्रिलर होने से यह कहानी और भी मनोरंजित करने वाली है आपको। अगर आप इस कहानी को ज्यादा प्यार देंगे तो इस कहानी के और पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी हमारी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी कहानी से जुड़ सकते हैं। आप अपने एयरफोन, हेडफोन लगा लीजिए। ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की हमारी इस कहानी के सफर में। साहब, कितने बजे हैं? बेंच पर बैठा अभय उस आवाज से अचानक अपने ख्यालों से हकीकत में आया। सामने खड़े कुल्ली की तरफ उसका ध्यान भी नहीं था। कुछ न समझने के कारण गड़बड़ाकर उसने कुल्ली की तरफ भौचक के नजर से देखा। अरे साहब, मैंने पूछा समय क्या हो रहा है? अभय ने नजर सामने दीवार पे टंगी बंद घड़ी पर दौड़ाई। ओहो, क्षमा कीजिए, मेरा आपकी तरफ ध्यान ही नहीं था। क्या साहब, किन ख्यालों में खोए हुए थे? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। आवाज धीमी हुई पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने हाथ में पहने घड़ी के सुइयों को देखा। 3:20 पर ट्रेन का अभी भी अता पता नहीं था। वह शुक्रिया अदा कर आगे चल दिया। दूर जाते कुली को अभय बहुत देर तक ताड़ता रहा। आज ट्रेन को आने में देरी हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन की भीड़ अब धीरे धीरे कम होती प्रतीत हो रही थी। पास के बेंच पर बैठा गृहस्थ ट्रेन का बहुत देर इंतजार कर आखिर वही बैग पर सर रखकर सो गया था। सामने दूर दिखाई दे रही एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीट रही थी। बच्चे की धीमी सी रोने की आवाज वहां तक आ रही थी। काफी देर से खड़ी ट्रेन अब निकलने को थी, जिस कारण लोग जल्दी चढ़ने की हड़बड़ाहट में थे। थोड़ी देर पहले मिलाकुली पहराव से सुशिक्षित दिखाई दे रहे जोड़े का सामान ट्रेन में चढ़ा रहा था। अचानक जेब में मोबाइल की घंटी बजी। अभय ने अपनी जेब टटोली। स्क्रीन पर कुणाल देशपांडे नाम झलक रहा था। हेलो। हाँ अभय, निकल गए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। नहीं? फिर कहां हो तुम? बैठा हूं स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते करते, अकेले। उसने अकेले शब्द पर जोर दिया। माफ करना यार, मैं आना तो चाहता था पर काम के चलते नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, वैसे भी हफ्ते भर में वापस आ जाऊंगा। यहां से बहुत बोर हो चुका हूं। बिजनेस का लोन अलग और उसमें दादाजी। बोलते हुए वह रुक गया। दादाजी की पुरानी यादों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं, लेकिन वे सिर्फ यादें थीं, दिल भारी कर देने वाली यादें। चलो बाय, अपना ख्याल रखना, ज्यादा चिंता मत करना। कुणाल की आवाज आई। अभय ने बाय कहकर कॉल रख दी। कुणाल और अभय बचपन के दोस्त थे। कुणाल एक माइनिंग कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अभय मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने पैसिव इनकम के तौर पर अपनी नौकरी के साथ साथ एक होटल का साइड बिजनेस भी शुरू किया। लेकिन निवेश जितना मुनाफा नहीं था। बिजनेस लोन, बिजनेस में घाटा, रोज सुबह ऑफिस जाना, हर दिन वही उबाऊ जिंदगी से तंग आ गया था। अभय ने धीरे से अपने बगल रखे बैग की चेन खोली। उसमें रखे रोजमर्रा के कुछ कपड़े एक तरफ खिसकाए। अंदर लाल कपड़े में लिपटे मटके को एक शांत नजर से देखा। दूर कहीं ट्रेन की घर घर की आवाज सुनाई देने लगी। अभय ने अपने हाथों से मटके को सीधा किया और धीरे से बैग की चेन खींच दी। ट्रेन की आवाज अब तेज हो गई थी। पास सोया व्यक्ति उस आवाज से जग गया। उसने अपना चश्मा सीधा किया और अभय की ओर देख मुस्कुरा दिया। ट्रेन की आवाज धीरे धीरे कम होते हुए ट्रेन पटरी पर रुक गई। अभय ने अपना बैग उठाया। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से छोड़ी। लोग ट्रेन से उतरने लगे थे। वह धीरे धीरे चलकर ट्रेन के दरवाजे तक गया। अंदर जाते ही ट्रेन के परिचित दर्प की एक महक मिली, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी जगह तलाशनी शुरू कर दी और जल्द ही उसे अपनी जगह मिल गई। उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया
और सामने बैठे सज्जन की ओर देखते हुए शांति से अपनी सीट पर बैठ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वातावरण में हल्की नमी महसूस हुई। सूर्य की किरणें बादलों के पीछे छुपी हुई थीं। ट्रेन के रवाना होने का इंतजार करते हुए अभय ने खिड़की के बाहर रेलवे स्टेशन के परिसर का एक बार फिर से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अभय, मेरी एक आखिरी इच्छा थी, मनोहर राव ने अपने सामने कुर्सी पर बैठे अभय की ओर देखते हुए पूछा। क्या दादाजी? मैंने तुम्हें हमारे गांव के मकान के बारे में बताया था, याद है ना? हां दादाजी, मुझे याद है। तुम्हारी दादी और मैंने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। गांव का जीवन ही अलग है, बहुत खुशनुमा दिन और खूबसूरत माहौल। मैं चाहता था कि तुम मेरे पीछे मेरी अस्थियां अपने गांव के कुएं पर ले जाओ। मैंने तुम्हारी दादी की भी वहीं छोड़ दी थी। मनोहर राव ने विनोदी लहजे में कहा। कम से कम मरने के बाद हम फिर साथ होंगे। आपको कुछ नहीं होगा दादाजी, आप कहीं नहीं जा रहे। इतनी देर से चुपचाप उनकी बातें सुन रहा अभय थोड़ा नाराज होकर बोला। उस दिन दादाजी से हुई बातचीत याद आते ही अभय की आंखें भर आईं। आज दादाजी को गए हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन उनके जाने का दुख, उनके साथ की उनकी यादें अभी भी उसके दिल में थीं। इंजन की आवाज शुरू हुई और ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगी। रेलवे स्टेशन अब पिछड़ने लगा। अभय के पिता विनायक मुजुमदार मूल रूप से गांव के रहने वाले थे, लेकिन पढ़ाई के बाद अभय के पिता नौकरी के लिए शहर की ओर चल पड़े और गांव धीरे धीरे पीछे छूट गया। शुरुआत में वह हर 2-3 महीने में गांव जाते थे, लेकिन काम बढ़ने के साथ गांव में आना जाना भी कम होने लगा। उन्होंने अपने माता पिता से शहर में रहने का आग्रह किया, लेकिन अभय की दादी ने मना कर दिया। वह कहती थीं कि गांव में माहौल अच्छा होता, शहर में तो सिर्फ शोर शराबा और भीड़-भाड़ है, हम यही बेहतर हैं। इसके बाद विनायक राव ने शादी कर ली और शहर में ही बस गए। फिर भी बचपन में अभय के जन्म के बाद वे उसे हर साल में एक बार उसके दादा से मिलवाने ले जाते थे, लेकिन आज कई साल हो जाने के बावजूद अभय गांव नहीं गया था। दादी के चले जाने के बाद दादा की एक न सुनकर अभय के पिता उन्हें शहर ले आए। शहर का माहौल उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी अपना मन किसी न किसी काम में लगाकर उन्होंने दिन काटना सीख लिया था। कभी कभी उन्हें गांव की याद आती तो वे अभय से गांव के बारे में बात किया करते, लेकिन अभय भी अपने काम में व्यस्त रहने के कारण उन्हें कभी गांव ले जा न सका। रेलवे स्टेशन अब बहुत पीछे छूट गया था। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। तीसरा प्रहर बीतते ही अभय ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा आसमान केसरिया रंग में डूबा था। पेड़ों ने भागने की गति और भी तेज कर दी। दिन भर जंगल में घूमने वाले चरवाहे अब घर लौटते दिखाई दे रहे थे। ट्रेन के इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज के अलावा माहौल शांत था। अभय ने सामने बैठे व्यक्ति की ओर देखा। उसके काले और सफेद बाल यही कह रहे थे वह लगभग 40 के आसपास का होगा। उसने शरीर पर सफेद खादी कपड़े पहने हुए थे। वह हाथ में अखबार पढ़ने में मग्न था। चाचा, ये सामंतगढ़ गांव कितनी दूर है? पिछले 2 घंटे चुप बैठे अभय ने पूछा। सज्जन ने धीरे से सिर उठाया और अभय की ओर थोड़ा अजीब ढंग से देखा। क्या तुम सामंतगढ़ हाट जाना चाहते हो? अभय ने सहमति में सिर हिलाया। आधे घंटे में आ जाएगा, उसने उसी शांत स्वर में कहा। बोलते बोलते उसने अखबार को हाथ में मोड़कर एक तरफ रख दिया। तुम्हारा नाम क्या है? अभय मुजुमदार। वैसे गांव के लगते नहीं हो। नहीं, मैं शहर में रहता हूं। फिर तुम उस गांव क्यों जाना चाहते हो? अभय ने संक्षिप्त में कारण बताया। अभय की बात सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर थोड़ा इधर उधर देख आगे झुककर और धीमी आवाज में फुसफुसाया। उस गांव में जाना अब सुरक्षित नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम नए हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हो? पहले ऐसी कोई वजह नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब बातें कानों में सुनाई दे रही हैं। तो सज्जन थोड़ा आगे झुक गया और अपनी आवाज धीमी कर ली। गांव में लोगों के लापता होने की अफवाह है। क्या वो भूतिया चुड़ैलें होती है ना, ऐसा ही कुछ? अभय को समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। उस गांव में कोई दुष्ट शक्ति घूम रही है। मन में विचार आया कि ये सज्जन तो पढ़े लिखे लगते हैं, फिर भी ऐसी अंधविश्वास भरी बातें कर रहे हैं। आप विश्वास करते हैं इन चीजों में? अभय ने उससे पूछा। मैं जो जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया।
अब विश्वास करना या न करना तुम्हारे ऊपर है। शायद अभय का सवाल उस व्यक्ति को पसंद नहीं आया। इतने में पास से कोई गुजर गया और वह व्यक्ति बात करना बंद कर फिर से सीधे बैठ गया। अभय अब परेशान हो गया। ऐसे अपरिचित जगह पर ऐसे अपरिचित व्यक्ति से मिलना और कुछ अजीब सी बातें सुनने को मिलना उसे बेचैन कर रहा था। उसने ऐसी चीजों पर विश्वास करना कब का छोड़ा था जिसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं था। फिर वह गांव आने का इंतजार करने लगा और उस संवाद को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। शेष समय बिताने के लिए उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसके करीब 30 से 35 मिनट बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। जैसे ही ट्रेन रुकी, सज्जन ने खिड़की से बाहर देखा और फिर अभय की ओर देखकर बोला, सामंतगढ़। अभय ने सिर हिलाया और बैग हाथ में लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज आई, मेरी सलाह है कि तुम जितनी जल्दी हो सके गांव पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब में सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। वह बैग लेकर उस सुनसान स्टेशन पर उतर गया। उतरने के तुरंत बाद ही ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। अभय कुछ देर खड़ा होकर स्टेशन से छूटती ट्रेन को देखता रहा। धीरे धीरे एक एक डिब्बा उसके सामने से गुजरने लगा। फिर जिसमें वह बैठा था वह खिड़की दिखाई दी। उसने उस सज्जन को फिर से खिड़की में देखा। वह उसे ही देख रहा था। अभय के प्रति चिंता उस व्यक्ति के आंखों में साफ झलक रही थी। अभय ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। उसने जवाब में सिर हिलाया। कुछ ही देर में माहौल फिर शांत हो गया। अब वहां कोई आवाज नहीं थी, न कोई रेलगाड़ी, न कोई व्यक्ति था, तो बस सन्नाटा, एक विचित्र सन्नाटा। अभय ने इधर उधर देखा। स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। शाम होते ही स्टेशन सुनसान हो जाता। उसके मन में कहीं न कहीं उस खामोशी का हल्का सा खौफ होने लगा। अब उस सज्जन की बातें बार बार याद आने लगीं। देखा जाए तो वहां रेलवे स्टेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। थे बस 2 विटों से बने अगल बगल में खड़े 2 कमरे, जिनके दोनों दरवाजे सामने वाली लंबी सड़क की ओर मुंह किए हुए थे। एक दरवाजे पर लगे नए ताले को छोड़कर बाकी सब पुराना नजर आ रहा था। सामने छाया के लिए छत बनाया हुआ था, जिसमें बैठने के लिए विपरीत दिशा की ओर मुंह करके 4 बेंच लगाई थीं। दीवारों में पड़ी दरारें और उनमें उगी घास फूस देखकर साफ था कि बनावट काफी पुरानी है, शायद विदेशी शासनकाल की। समय के साथ स्टेशन में कोई सुधार नहीं हुआ, यह साफ था। यही बड़े नसीब की बात थी कि वहां ट्रेन रुकती है। वह कुछ देर तक स्टेशन के आगे पीछे घूमता रहा, इस आशा में कि शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन उसे निराशा मिली। दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। गांव तक संचार का एकमात्र साधन रेलवे था। सड़कें पक्की नहीं थीं। उस समय पक्षियों ने भी उड़ना बंद कर दिया था। निशाचरों के लिए आसमान खुला था। और फिर उसे अभय को सामने पूर्व दिशा दर्शाता एक पुराना झुका हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर हल्के अक्षरों में सामंतगढ़ नाम अंकित था। नीचे बनाया तीर सीधे नीचे जंगल के रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। उसके कदम अपने आप उस दिशा में पड़ने लगे, क्योंकि अब वह कम से कम यह तो जानता था कि वहां समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला। 6:16 हो रहे थे। स्क्रीन पर उसकी मां की 3 मिस्ड कॉल थीं, लेकिन मोबाइल को कोई रेंज नहीं थी। इतने घने जंगल में रेंज होने की उम्मीद भी नहीं थी। आसपास कोई टांगा भी नहीं था। सड़क अभी भी धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन उतनी रोशनी काफी थी। पेड़ों की घने छाया में अंधेरे की तीव्रता कुछ अधिक ही प्रतीत हो रही थी। ऐसे में वह पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते मन में ट्रेन में मिले उस आदमी के बारे में सोचने लगा। चारों ओर की खामोशी उसके बातों की पुष्टि कर रही थी। रात के कीड़ों की चिल्लाने की आवाज शुरू हो गई। काफी देर तक चलने के बाद वह थक गया था, लेकिन गांव अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। मन में विचार आया कि कहीं वह रास्ता तो नहीं भटक गया, लेकिन चलते रहने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसकी गति अब धीमी हो गई थी। पेट में भूख से हालात बिगड़ने को थी और आराम करने के लिए जंगल के अलावा कोई जगह नहीं थी। ऊंचे पेड़ों से घिरा विशाल जंगल और आगे एक ही संकरा रास्ता। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च चालू कर दी। अब उसे जंगली जानवरों का भी डर सताने लगा था। आज का दिन थोड़ा खराब ही गया था। शिट,
उसने मोबाइल ऊपर उठाया और रेंज उपलब्ध है या नहीं ये देखने की व्यर्थ कोशिश की। बैग से पानी की बोतल निकालकर उसने आखिरी बचा घूंट गले के नीचे उतारा। उससे ही उसे कुछ ताकत मिली। अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णय का एहसास हुआ। अभय, यू कैन गो नाउ, बॉस ने अभय को बोला। नहीं सर, यह काम पूरा करके ही जाऊंगा। बाकी काम के लिए फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर ओके देन मुझे कोई एतराज नहीं है। काश उसने आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली होती और 12 बजे की ट्रेन पकड़ ली होती, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। जल्दी से जंगल से बाहर निकलना जरूरी था। अचानक उसे लगा जैसे कई निगाहें उस पर टिकी हों। बार बार उसे महसूस होने लगा कि सामने पेड़ों के पीछे कोई छिपा है, कोई उसका कोई तो पीछा कर रहा है। अब उसे अपने ही कदमों की आहट से डर लगने लगा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। बीच बीच में कहीं दूर से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सन्नाटे को तोड़ देतीं। कदमों की आहट पे संदेह होकर वह एक जगह रुका और चौंक पड़ा। यह भ्रम था या सच? लेकिन कदमों की आवाज फिर भी आती रही। डर पूरे शरीर में फैल गया। चलना दौड़ने में बदल गया। पसीने से लटपट शरीर पर उसका ध्यान नहीं था। यहां तक कि सामने की सड़क भी, जो इतनी देर से दिखाई दे रही थी, गायब होती प्रतीत हो रही थी। चलते चलते एक जगह सड़ी हुई लाश की दुर्गंध आई। वह दुर्गंध चारों ओर हवा में व्याप्त थी और उसे आशा के किरण की तरह थोड़ी दूरी पर चमकते हुए वह प्रकाश दिखा। ऐसा लग रहा था किसी ने वहां आग जलाई थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वह उम्मीद का किरण समझ रहा था वह अंधेरे की गहरी छाया थी। 2 आंखें शुरू से ही उसे देख रही थीं। शुरू से ही, जिस क्षण से वह ट्रेन से उतरा, उसी क्षण से जैसे जैसे वह उस रोशनी की ओर बढ़ा, रोशनी की तीव्रता बढ़ती गई। कुछ कदम चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंच गया। सामने एक पुरानी झोपड़ी थी। लकड़ी और लंबे पत्तों से बनी झोपड़ी की खस्ता हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां कोई रहता होगा, लेकिन जलती हुई लकड़ियां कुछ और ही बयां कर रही थीं। लकड़ी के अभाव में आग अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। झोपड़ी को देखकर लग रहा था कि हवा के एक झोंके से झोपड़ी जमीन से मिल जाएगी। इसमें कोई होगा, उसमें संदेह था। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, शायद कोई दिख जाए। अंदर कोई है क्या? उसे अपनी ही आवाज से टूटे शांति का डर लगा। उसने झोपड़ी के आधे खुले लकड़ी के दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। घप! अचानक पीछे से आई आवाज की ओर गर्दन मुड़ गई। वो सामने जलती हुई लकड़ियों के पास खड़ी थी। अभय को पता भी नहीं चला कि कब वो बुढ़िया वहां आ गई। बुढ़िया के हाथों में बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की हुई थीं। जैसे ही लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आग में गिरा, फिर से वही घप आवाज आई। अभय बुढ़िया के पीछे की आकृति को देख रहा था। उसका शरीर कमजोर लग रहा, सफेद घूंघट सिर पर से नाक तक खींचा हुआ था। चूंकि वह आग की लपेटों के सामने खड़ी थी, इसलिए अभय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। मन में कई सवाल एक साथ उठ रहे थे। दादी, ये सड़क सामंतगढ़ को ही जाती है ना? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। लेकिन बुढ़िया कुछ नहीं बोली। हाथ में जमी लकड़ियों व आग में एक एक करके डाल ही रही थी। दादी, सड़क सामंतगढ़ तक जाती है ना? अभय ने इस आशा से दोहराया कि शायद उसने सुना नहीं होगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसके रहस्यमय व्यवहार ने उसे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे वहां रुकना चाहिए भी या नहीं। सामंतगढ़ और उसकी तीखी और कर्कश आवाज अभय के कानों में पड़ी। वो आगे कुछ नहीं बोली। हाथ की सारी लकड़ियां खत्म होने के बाद वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसका चेहरा घूंघट की परछाई से ढक गया। कहां जा रहे हो? फिर वही कर्कश आवाज। वो सामंतगढ़ जाना था, पूरब की ओर या पश्चिम के। फिर से हंसी की आवाज। अभय को वह अजीब बुढ़िया क्या बोल रही थी, वह समझ नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर चलने लगी और झोपड़ी में दाखिल हुई। अभय के पास उससे मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बुढ़िया ने उसके लिए क्या योजना बनाई थी। झोंपड़ी से कुछ जोर जोर से घिसने रगड़ने की आवाज आने लगी। अभय धीरे आगे बढ़ने लगा। आग की रोशनी में झोंपड़ी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा था और रोशनी में दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बुढ़िया की आकृति दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी,
लेकिन अभय उसके काले होंठों के बीच उसके खूनी दांतों और टपकते पानी को नहीं देख पा रहा था। एक विकृत हंसी और तेज नाखूनों की खरोंच सुनाई ही दे रही थी। अचानक झोपड़ी में गुनगुनाने की आवाज आई। आवाज कानों के अंदर तक पहुंची। पूरी झोपड़ी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अब चलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसे दरवाजे तक चला आया और अगले ही पल वह धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसका ध्यान बुढ़िया के पैरों पर चला गया जो उसने इतने लंबे समय से नहीं देखे थे। उसके पैर उलटे थे, उल्टे पैर। लेकिन अब समय नहीं था। उसकी आंखों पर काला पर्दा पड़ गया था। वह जमीन पर मुर्दे की तरह निश्चल पड़ा रहा। अब वह वास्तव में वो रास्ता भटक गया था। सामंतगढ़। सूर्योदय से पहले का समय 5:30 बजे थे। 4-5 घरों को छोड़कर पूरा गांव अभी भी सोया हुआ था। सुबह सुबह की हल्की हवा बह रही थी। खिड़की की दरार से जैसे ही ठंडी हवा एक लहर महसूस हुई, नालिनी नींद से जग गई। अगले ही पल वह बिस्तर से नीचे उतरी। उसने अपने बगल वाले बेड पर सो रहे तन्मय की ओर देखा। वह अभी भी गहरी नींद में बिस्तर पर लेटा हुआ था। नालिनी खिड़की के पास गई और धीरे से खिड़की खोली और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। जैसे ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही। आंगन में लगे पारिजातक के फूलों की खुशबू से हवा मधुर हो चुकी थी। इसी बीच गहरी नींद में सोया तन्मय ठंडी हवा के झोंके से आधा जग गया। अरे दीदी, खिड़की बंद करना पहले, उसने सोते हुए ही कहा। कब तक सोते रहोगे? कभी तो जल्दी उठो। नालिनी ने आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। मुझे मत सिखा, पहले खिड़की बंद कर। नलिनी ये जानती थी कि वह 8 बजे तक नहीं उठेगा। उसने खिड़की फिर से बंद कर दी और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहा लिया। स्नान के बाद शरीर पर साफ बैंगनी रंग के कपड़े चढ़ाए। फिर लंबे काले घने बालों में कंघी की ओर छोटी बनाई एक तिकोना लाल टीका आंखों के बीच लगाकर कमरे से बाहर निकली। उसकी दिनचर्या शुरू हो गई थी। सामने वाले कमरे का दरवाजा बंद था, मतलब मां पापा अभी भी सो रहे थे। वह सीढ़ियों से उतरकर अपने घर के निचले कमरों के सामने आ गई। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे थे। घर की संरचना सरल थी। एक में तन्मय और वह सोते थे और दूसरे में उनके माता पिता। सीढ़ियां उतरते ही दाहिनी ओर का कमरा रसोई थी और उस कमरे के सामने वाला कमरे में देवघर था। उनकी पारिवारिक बैठकें भी वहीं होती रहती। वह सबसे पहले देवघर गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर दीपक जलाया। वहीं 2 अगरबत्तियां जलाकर रख दी। फिर वह रसोई में चली गई। वहां से वह एक तांबा लेकर घर के पीछे उत्तर की तरफ कुएं की ओर आई और रस्सी की सहायता से कुएं में बाल्टी डालकर ठंडा साफ पानी बाहर निकाला। उसने तांबा भर लिया और बचा हुआ पानी अपने पैरों पर डाल लिया। ठंडे पानी का पैरों को एहसास अच्छा लगा। वह कमरों से होते हुए आंगन में आ गई। सामने आंगन में पारिजातक के फूल नीचे बिखरे हुए थे। पेड़ पर पक्षियों की चहचहाहट और सुखद ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी तक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन गांव में सुबह का उजाला था। सड़क के आसपास कुछ घरों के दरवाजे खुले थे तो कुछ के बंद थे। एक घर के सामने रमा चाची आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। क्या नालिनी मंदिर जा रही हो? रमा चाची ने नालिनी की ओर देखते ही कहा। हां चाची, नालिनी ने मुस्कुरा दिया। शुभम जगा या नहीं? तुम तो जानती हो, हमारे शुभम और आपके तन्मय ने कभी उगता सूरज न देखने की कसम जो खा रखी है। अभी भी सो रहा है। 8 बजे से पहले तो उठने वाला है नहीं। ये बात आपने एकदम सच कही चाची। नालिनी आगे बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर के परिसर में आ गई। आज गेट पहले से ही खुला था, मतलब कोई मंदिर आकर चला गया था। वैसे तो नालिनी ही हमेशा सबसे पहले गेट खोलती थी। एक कोने में अपनी सैंडल उतारकर अंदर दाखिल हुई। यह भगवान महादेव का जागृत मंदिर था। आसपास के गांवों से भी लोग यहां दर्शन करने आते थे। मंदिर की छत सामने 2 मजबूत खंभों से शुरू होकर सीधे 4 दीवारों से मिलती थी। 4 दीवारों के शीर्ष पर कोणीय मंदिर का ऊंचा शिखर था और उस पर अभेद्य आकाश में फहराता भगवा ध्वज। ध्वज पर एक चक्र जिसके 4 भांग थे, वह चिन्ह भी हवा के साथ लहरा रहा था। मंदिर में नीचे भगवान महादेव की सुंदर पत्थर से साकार पिंड स्थापित थी। पिंड पर एक छोटा कलश लटकाया था जिसके एक बारीक छेद से पिंड पर पानी टपक रहा था।
उस मंदिर का इतिहास भी बहुत संदिग्ध था। कुछ लोग कहते हैं कि एक समय यह मंदिर पूर्व में नदी के उस पार विश्वनाथ पर्वतमाला में कहीं था। ऐसा माना जाता है कि पहले सामंतगढ़ पूर्व में दो भागों में विभाजित था, अर्थात एक भाग सरोजनी नदी के उस पार और दूसरा भाग इसके पश्चिम में। दूसरी तरफ के गांव का पतन हो गया और किसी कारण से मंदिर को इस तरफ स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय वहां काफी लोग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम हो गई और घरों की जगह बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ियों ने ले ली। कुछ अफवाहें थीं कि वहां शैतान रहता था और कुछ के अनुसार वहां का राजा पागल हो गया है, तो कोई कहता है कि वहां लोग धन के लालसी हो गए थे, जिसके कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। कोई कुछ कहता तो कोई और कुछ, लेकिन किसी को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था। लेकिन जंगल में कई बार खोए हुए लोगों की कहानियां हमेशा चर्चा का विषय बना रहता, जिस कारण लोग जंगल में जाने से डरते थे। विदेशी शासन से आजादी के बाद भी गांव के विकास की गति धीमी थी। गांव अभी तक शहर की बहुमंजिला इमारतों और तारकोल वाली सड़कों से परिचित नहीं था। नालिनी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गई और अचानक यह देखकर चौंक गई कि कोई व्यक्ति नंदी के चरणों में पिंड के सामने फर्श पर लेटा हुआ है। उसने तर्क बनाया कि यह कोई शराब प्रेमी होगा, लेकिन करीब से देखने के बाद उसे एक नए युवक को समझने में देर नहीं लगी। उसके कपड़े नए लेकिन मैले थे, शर्ट एक जगह से फटी हुई थी। उसने उसे जगाए बिना जोर से मंदिर की घंटी बजाई। टन आवाज ऐसा होते ही वह युवक हड़बड़ाकर उठ गया। उसे उसके आसपास क्या चल रहा है यह समझने में थोड़ा समय लगा। उसके सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी, गौर कांति, चेहरे पर तेज और साथ ही चमकदार काली तेज आंखें, जो हाथ में थाली लिए उसी के ओर देख रही थी। पूरी तरह होश में आने के बाद उसने इधर उधर देखा। एकदम से खतरा टलने का एहसास हुआ और उसके जान में जान आई। बुढ़िया यहां नहीं थी, झोंपड़ी यहां नहीं थी, न ही कोई हड्डियों का ढेर। कौन है ये युवक? यहां कैसे पहुंचा? मंदिर में क्या कर रहा है? उसके मन में कहीं सवाल उठने लगे। पानी। इस बात से आश्वस्त होकर कि वह सुरक्षित स्थान पर है, उसने आशा से उस युवती की ओर देखा। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख से उसका पेट का बुरा हाल हो गया था। नलिनी ने बिना सोचे समझे पानी का तांबा उसके सामने बढ़ा दिया। उसने प्यास बुझने तक पानी पिया। इस दौरान गांव के एक दो लोग वहां जमा हो गए थे। नालिनी, क्या हुआ? कौन है ये लड़का? साधु ने पूछा। और मंदिर में शराब पीकर सोया है क्या? साधु का अगला सवाल। अरे चाचा, मुझे नहीं पता। जब मैं आई तो मैंने इसे सोते हुए देखा और जगाया। कौन हो तुम? यहां पर क्या कर रहे हो? नालिनी ने पूछा। मैं अभय मुजुमदार। उसे याद आने लगा कि क्या हुआ था। उस घटना की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आने लगीं। वह सो रहा था उस झोपड़ी में, उस गंदी जहरीली झोंपड़ी में, लेकिन वह वहां नहीं थी। वो वहां अकेला असहाय पड़ा हुआ था। शायद यही उसका अंत होता, लेकिन नहीं। एक परिचित आवाज कानों में गूंज उठी। वो किसी अपने की आवाज थी जो उसे ताकत दे रही थी। अभय। मनोहर राव की उसके दादाजी की आवाज। वो उसे जगा रहे थे। उसकी पलकें हिली। उसकी पूरी तरह से बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। एक धुंधली आकृति उसे जगा रही थी। उसने आवाज पहचान ली। दादाजी, आप? हां, मैं हूं बेटा। जल्दी उठो। तुम्हें यहां नहीं रहना, तुम्हें लड़ना होगा। मैं इस चीज से लड़ना नहीं जानता। यदि कोई भी आदमी वहां होता तो वह लड़ता, लेकिन यहां जो अधिक शक्तिशाली जानवर था जो शिकार कर रहा था, इंसानों की शिकार। अभय ने अपनी आंखें पूरी खोल दी। दादाजी अब वहां नहीं थे। क्या वो भ्रम था? बिल्कुल नहीं, ऐसा लगा तो नहीं। दादाजी उसे बचाने आए थे। वह बाहर आया तो बाहर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। जिस आग के सामने वह खड़ी थी, आग की रोशनी चारों ओर फैल गई थी और उस रोशनी में झोपड़ी दिखाई देने लगी। झोपड़ी के बगल में इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। तो क्या वो नरभक्षिणी थी? वे अभागे इंसान। वह रुकने का समय नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत अपने पैरों में डाल दी और सड़क की ओर भागा। चंद्रमा की रोशनी में उसके सामने सड़क साफ थी। आज यहां उसका अंत नहीं था। भागते समय उसका शर्ट एक पेड़ के तने पर अटक फट गया, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। काफी दूर आने पर उसे एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया। फिर 2, 3, फिर कई घरों के बल्ब चमकते दिखाई देने लगे। वह बिना पीछे देखे उस ओर भागता रहा।
ऊपर चांद की रोशनी में उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, सामंतगढ़ आपका स्वागत करता है। लेकिन वह वहां नहीं रुका और दौड़ता रहा। अब कई मकान नजर आने लगे। जंजीरों में बंधे कुछ कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन वो वहां नहीं रुका। उसे एक ऊंचा उड़ता हुआ झंडा दिखाई दिया जिस पर एक गोलाकार चिन्ह बना हुआ था जो 4 भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग में एक चक्र था। वो वहां पहुंचा, गेट खोला, सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया और नंदी के चरणों तक पहुंच गया। अब शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई थी। आगे बढ़ना कठिन था। अभय वहीं गिर पड़ा। अब उसे होश नहीं था, बस एक विश्वास था, विश्वास कि वो कहीं सुरक्षित जगह पहुंच गया है। दोस्तों, कहानी का यह पार्ट यही समाप्त होता है। अभी कहानी स्टार्ट ही हुई है। अब आगे क्या होने वाला है, कहानी में क्या क्या रहस्य और सुनने को मिलने वाले हैं, क्या इस कहानी में और लोग भी जुड़ेंगे, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। इस कहानी में मैंने टारगेट रखा है 300 लाइक का। जैसे ही 300 लाइक कंप्लीट होंगे वैसे ही इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आपको सुनने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप भी हमारे इस छोटे से परिवार से जुड़ पाए। मिलते हैं हमारी इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।